स्वागत है आपका यूपीपीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। और आज हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के अपने क्रमशः लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और हमारा टेस्ट का जो है टेस्ट नंबर 11 GS4 एथिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके पहले सारे लेक्चर्स क्रमबद्ध रूप में जा रहे हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ये पेपर है और इसी प्रश्न के तहत जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिक्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स फॉर पब्लिक सर्वेंट्स। एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है, नैतिकता से आप क्या समझते हैं और पब्लिक सर्वेंट के लिए नैतिकता का क्या मतलब है। यूपीपीसीएस की थोड़ी विशेषता होती है कि आमतौर पर पब्लिक सर्वेंट से जुड़े हुए सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट एथिक्स में एक मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट से ही जुड़ा होता है। तो ये चीज़ें कोशिश की गई है। और जैसे कि दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि सिविल सर्विसेज के रेफरेंस में इनकी रिलेवेंस के बारे में पूछा गया है, चाहे वो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग हो या कैडर सिस्टम हो। तो एक प्रश्न टिप्पणी में आ जाता है तो उसी से पूछें। आइए अब इसकी सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। नैतिकता या एथिक्स का मतलब, तो एथिक्स का मतलब क्या है पहले पैरा में आपको ये समझाना है और फिर 3 से 4 लाइन आपको बताने हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स के लिए एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो लगभग नॉर्मल है। पहले पॉइंट में आप बताएंगे कि फेथफुलनेस के लिए है, करप्शन पे रोक के लिए है, स्किल एडमिनिस्ट्रेशन या एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी के। इस तरह की कोई भी नॉर्मल चीज़ें एक पब्लिक सर्वेंट के लिए एथिक्स क्या हो सकता है उससे जुड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ अलग से चीज़ों को देने की संभावना नहीं है। दूसरा है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग और कैडर सिस्टम। तो यहाँ भी है ट्रेनिंग सिस्टम क्या सिखाता है। तो कुछ खास चीज़ें हैं, ट्रेनिंग से बहुत कुछ चीज़ें पता लगती हैं। क्या पता लगती हैं? सबसे पहले कि एथिकल वैल्यूज है, उसके पहले जो काम काज करने की एफिशिएंसी है उसमें बेटर नॉलेज गेन होता है। तीसरा, एट प्रेजेंट टाइम पीरियड में जो भी नई चीज़ें आती हैं, खासकर आईटी जैसी चीज़ें, उनसे वो एडजस्ट होते हैं और डिसीजन मेकिंग उनका बढ़ता है और रीजनल अंडरस्टैंडिंग और फील्ड ट्रेनिंग का भी एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ अन्य और चीज़ें ट्रेनिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तरह बात होती है कैडर सिस्टम की। तो कैडर सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है? तो कैडर सिस्टम पर्टिकुलरली बिहार कैडर में या यूपी कैडर में या एमपी कैडर में अगर आपकी नियुक्ति होती है तो उसका एक स्पेशलाइजेशन चीज़ें आपको पता लगती हैं, फिर कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से आपको पता लगता है और एक कैडर में काम करने से आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज चीज़ें उभर के आती हैं। तो नॉर्मल है, किसी भी आपके नोट्स और बुक्स में ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत दिख नहीं रही है। हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एथिकल वैल्यूज के डेवलपमेंट में सोशल मीडिया के इंटरफेरेंस वाले रोल का क्रिटिकली एनालाइज करिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक सिविल सर्वेंट के ऊपर प्रेशर बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले होता है सोशल मीडिया का। इनफैक्ट जैसे आप डीएम हैं या एसडीएम हैं, कहीं भी कोई भी घटना घट जाती है तो उस चीज़ के मुद्दों को ऊपर उठाने में, उस मुद्दों को चर्चे में लाने में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं और उन फैक्टर में सोशल मीडिया का रोल होता है। इनफैक्ट जो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो सोशल मीडिया के रुख को या सोशल मीडिया के पैटर्न को देख करके ही डिसीजन लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यही चीज़ें लिखनी है। ये चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेगी, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा और सोच करके ही चीज़ों को लिखना है। क्या, एक बार प्रश्न फिर से पूछिए, क्या है? नैतिक मूल्यों के विकास में, एथिकल वैल्यू के विकास में सोशल मीडिया का रोल। तो जो सबसे बड़ी बात है उसमें कुछ खास चीजें हैं। क्या है देखिए यहाँ पे, सबसे पहले सोशल मीडिया क्या
सॉरी, जो भी न्यूज आते हैं, ओहो, पॉजिटिव रोल क्या है? यह अवेयरनेस को क्रिएट करता है, एक जुटता लाता है और इंफॉर्मेशन में सहायक है, मतलब इंफॉर्मेशन देने में। नेगेटिव क्या है? इससे साइबर बुलिंग, फेक न्यूज और सेंसिटिव्स में थोड़ी सी इंटरफेरेंस देखी जाती है। हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस में क्या मतलब? अगर इसको कंट्रोल्ड वे में यूटिलाइज किया जाए तो ये पॉजिटिव एथिकल वैल्यू को क्रिएट करता है, अनकंट्रोल रहा तो नेगेटिव एथिकल वैल्यूज को करता है। यही चीजें मैंने ऊपर भी लिखी है। ये सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स आपको बताना है, ये कॉमन सेंस की चीजें हैं कि एथिकल वैल्यू को क्रिएट करने में अगर सोशल मीडिया पॉजिटिव न्यूज लेके आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ता है, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट लागू होता है। अगर नेगेटिव चीजें लेकर के आती हैं तो वहां पर वो चीजें प्रॉब्लम आती है। तो नॉर्मल सा प्रश्न है, ये सिर्फ आपसे जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? तो खास चीजें हैं तो थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है। क्या याद रखने की जरूरत है कि एक तो एथिकल वैल्यू, दूसरा उसके डेवलपमेंट, और तीसरा है उसका सोशल मीडिया का रोल, और है उसका एक इंटरफेरेंस वाला रोल। और इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। जब बात आ जाती है क्रिटिकली एनालाइज करने की तो उसमें आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और अपना कंक्लूजन भी देना होता है। तो ये अप्रोच जरूर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यहां पर देखिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है और आपका अप्रोच भी है। तो ये 3 चीजें हैं। प्रश्न को समझ करके उसको लिखना भी स्मार्टनेस का एक इंडिकेटर है। अगला देखिए, वैश्विक विवादों के समाधान में अंतरराष्ट्रीय नीति शास्त्र से जुड़े आवश्यक मानदंड क्या क्या हो सकते हैं? टिप्पणी करिए। कमेंट ऑन द नेसेसरी स्टैंडर्ड दैट मे बी इन्वॉल्व्ड इन रिसॉल्विंग ग्लोबल डिस्प्यूट्स थ्रू इंटरनेशनल एथिक्स। अब थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं यहां पर आपको कुछ बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का एरा लेते हैं तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में रसिया यूक्रेन का है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के कई सारे मामले हैं। तो एक तो ट्रंप 2.0 का भी इशू है। फिर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में इंडिया और नेबर का है, और भी कई तरह की चीजें उभर करके सामने आती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो उभर करके आती हैं, और इस चीज को सॉर्ट आउट करने में क्या एथिक्स कोई रोल प्ले कर सकता है? अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो देयर इज नो एनी पर्टिकुलरली एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट विल बी वैलिड इन प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो। मतलब विश्व में कहीं भी कोई नैतिकता का पालन नहीं हो सकता है, ये रियलिटी है। ट्रंप ने जो कुछ भी वेनेजुएला के साथ किया, या फिर जो भी नाटो, रूस और यूक्रेन का जो मामला हो रहा है वो वाला मामला हो, या कोई अन्य और मामला, तो समस्या यही है, रियलिटी कुछ और होती है और आपको लिखना कुछ और होता है। तो जहां पर ग्लोबल डिस्प्यूट्स का एरा बता रहा है और इंटरनेशनल एथिक्स से जुड़े हुए कुछ इंडिकेटर आपसे पूछ रहा है, तो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि भाई विश्व के जो भी विवाद हैं उसके लिए कुछ हो सकता है क्या? तो यही अंतर होता है डिप्लोमेट में और एक पत्रकार में। पत्रकार सही चीजें लिख देते हैं, डिप्लोमेट इन चीजों को जानने के, सोचने के, मतलब आप डिप्लोमेट हैं, सारी चीजें जानने के बाद भी आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चिकनी चुपड़ी बातें कि हाँ भाई ये चीज किए जाने चाहिए, वही सारी बातें हैं। कैसे लिखेंगे? वही सारी है कि वर्ल्ड के ग्लोबल डिस्प्यूट के शॉर्ट आउट में क्या होता है। तो ह्यूमन राइट्स को सुप्रीमेसी दी जाए, इक्वल जस्टिस भी है, जो जनेवा प्रोटोकॉल आता है, किताबों में लिखा रहता है, उसके बारे में कुछ बताया जाए या उसके में प्रायोरिटी दी जाए। तीसरा जो है कि एक पीसफुली एक्टिविटी को यूएन के माध्यम से अप्लाई किया जाए, ग्लोबल भाईचारा बढ़ाया जाए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेकर के आया जाए। तो जो ये जनेवा प्रोटोकॉल है ना, सब धरा का धरा रह गया। ट्रंप की आक्रामकता जारी है, चीन की आक्रामकता जारी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली पॉलिसी चल रही है। लेकिन जब आप प्रश्न के उत्तर को लिखें
तो इस तरह के वास्तविकताओं को, रियलिटी को दरकिनार करें, ह्यूमनिटी को बढ़ाइए, यूएन का रोल बढ़ाइए, पीसफुल एक्टिविटी को लॉन्च करिए, डिस्प्यूट्स के सॉर्ट आउट के लिए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को डेवलप करने के अलावा इफेक्टिव करिए। लेकिन समस्या यही है कि वर्ल्ड के ग्लोबल सिस्टम को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास है, अगर वही अवरोध या बैरियर उत्पन्न करने लगे तो फिर क्या किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। खैर, 5वां क्वेश्चन देखिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंप्लीमेंट करने में आरटीआई के रोल को रिव्यू करें। ये सब कुछ प्रश्न है जो हर दूसरे तीसरे साल यूपीपीसीएस में घूम फिर के आ जाता है, क्योंकि कहां से बनेंगे। तो पिटा पिटाया हुआ प्रश्न है। एक, आरटीआई कब से क्या हुआ, क्या लाया है। तो भाई गवर्नमेंट के एक्टिविटी में चेंज आया है, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बढ़ा है, करप्शन पे कंट्रोल लगा है, करप्शन के कंट्रोल के लगने के बाद जो सिटीजन है वो एम्पावर हुए हैं, और सोशल ऑडिट एक रोल प्ले हुआ है। चैलेंजेस क्या क्या है वो भी हमने डाल दिए हैं कि भाई एक ब्यूरोक्रेसी टांग अड़ाती है, इंफॉर्मेशन को मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, डेटा सिक्योरिटी का है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने डाल दिया है कि अगली बार जो प्रश्न आएगा वो इसी से रिलेटेड होगा। तो जब पूछ देते हैं तो समीक्षा में तो 1-2 पॉइंट अगर आपको टाइम मिले, हालांकि मिलेगा नहीं, तो आप इसको जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिवृत्ति की प्रभावशीलता का वर्णन करें, यह कैसे प्रभावित होती है, चर्चा करिए। डिस्क्राइब द इफेक्टिवनेस ऑफ एटीट्यूड एंड डिस्कस हाउ इट इज इन्फ्लुएंस्ड। अभिवृत्ति नॉर्मल सा टॉपिक है एथिक्स का, उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं। एक तो अभिवृत्ति को कैसे क्या इफेक्ट करते हैं, तो आपके अभिवृत्ति को एक्सपीरियंस इफेक्ट करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, सोशलाइजेशन इफेक्ट करता है, दूसरा पॉइंट। जहां आप रहते हैं वहां पर एक तरीके से समाज का बहुत बड़ा असर होता है। तीसरा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वो आपको इफेक्टेड करता है। चौथा आपका कम्युनिकेशन है, और उसी को 4 पॉइंट ही जरूरत है, 4 पॉइंट में ही आप 4 पॉइंट में ही आप इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड वाला सेक्शन, नॉर्मल इसके 3-4 ही एंगल बनते हैं, और 4 एंगल में से अगर एक एंगल क्वेश्चंस आ चुका है तो अगली बार दूसरा एंगल आता ही आता है। आगे देखिए, लोक सेवकों के क्रियाकलापों से जुड़ी समस्याओं की चर्चा करें। आप किन 2 समस्याओं को समाधान हेतु पहल अनिवार्य समझते हैं, तर्क संगत उत्तर दीजिए। डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। आइडेंटिफाई 2 प्रॉब्लम्स वेयर यू कंसिडर इंटरवेंशनल एसेंशियल टू प्रोवाइड रिजॉन्ट आंसर्स। कोई पूछ रहा है कि भाई एक लोक सेवक को, एक एसडीएम को क्या प्रॉब्लम आती है और उसका सॉल्यूशन बताइए। अब प्रॉब्लम के रूप में क्या क्या आपको देना रहता है, तो भाई पहले बताइए भाई, ह्यूमन राइट्स को सुप्रीमेसी लेके आएंगे। सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। पूछ रहे हैं लोक सेवकों के एक्टिविटी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और इन प्रॉब्लम को कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आप यूपी में एसडीएम हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो गया, आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। यूपी में बात करें तो यूपी में आजकल बाबावाद जारी है, बताने की जरूरत नहीं। इसके पहले किस पार्टी का सरकार था, मतलब एक तरीके से कहिए ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
कास्टिज्म का एक इनविजिबल वॉल खड़ा रहता है। ठीक है, एक दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, वो है कि इस देश की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इफेक्ट करती है, और इस इफेक्टिवनेस में अभी जोर चल रहा है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का। इसके पहले चल रहा था आइडिया ऑफ सोशलिज्म का, और उसके पहले चल रहा था आइडिया ऑफ बहुजनवाद का। ऐसे ही है, उस कांग्रेस का तो खत्म। ये तीन चीजें। तो सिविल सेवकों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एक तरीके से कहिए अनुसार चलना पड़ता है। एक तीसरी है कि जितने भी डेवलपमेंट पॉलिसी हैं उनके इंप्लीमेंटेशन में भी प्रेशर पड़ता है कि हर विधायक या सांसद अपने अपने वोट बैंक के अनुसार कहता है कि इंदिरा आवास इनको दो, वो दो, वो दो, ऐसे दो। ध्यान से देखिएगा, एक तो इनविजिबल वॉल है जो पूरे उत्तर प्रदेश में आपको देखी जाती है, नॉट उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में है। दूसरा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करने की चीजें रहती हैं। तीसरा, डेवलपमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की बात आती है कि भाई ये मेरी जाति का है, ये मेरा बिरादरी का है, ये चीज यहां यहां दो। फिर उसके बाद और आइए तो इनके पास एक प्रेशर होता है, सिविल सोसाइटी तो बाद में आएगा, कि वहां के जितने प्रेशर ग्रुप हैं उनका प्रभाव पड़ता है। वो लोग अपने अपने हिसाब से दबाव बनाते हैं। फिर उसके अलावा जो वहां की सिविल सोसाइटी है उसका भी असर पड़ता है। मतलब कोई प्रभावशाली लोग हैं, उनका गुट है, ऐसे है, ऐसे है। और सिविल सेवकों की समस्या लाने में एक तरीके से कहिए लोकल एरिया की सोशल मीडिया की अलग भूमिका है। इतनी सारी चीजें हैं कि अगर आप एक एसडीएम हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में तो आपको एक जातिवाद का असर पड़ेगा, फिर विचारधारा का असर पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं उनके इंप्लीमेंटेशन को लागू करने में आपको प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर ग्रुप अलग आपको दबाएंगे, किसान संघ वाले अलग हैं। जैसे अभी नोएडा में किसान संघ वाले आंदोलन किए जा रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के विरुद्ध, वो एक केस स्टडी है। फिर सिविल सोसाइटी का भी प्रेशर पड़ता है और सोशल मीडिया का है। इसमें से किसी दो चीज के बारे में बोल रहा है। तो अगर मुझे उत्तर लिखना होगा ना तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा इनविजिबल वॉल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये दो चीजें हैं। अब पूछ रहे हैं कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो सच्चाई यह है सॉर्ट आउट करने का कोई रास्ता ही नहीं है। जो आपका सीनियर कहे, जो ऊपर के चीफ सेक्रेटरी कहें, उसको पालन करिए। अगर इसको आप पालन करते हैं तो आप ब्यूरोक्रेसी में बने रहेंगे, नहीं तो आपको उठा के कोई फेंक देगा या कहीं और कर देगा। ये तो प्रैक्टिकल चीज होगी, बट ये लिख तो नहीं सकते हैं। प्रश्न को फिर देखिए, फिर आपके समझ में आएगा क्या किन्हीं दो समस्याओं के समाधान हेतु पहल अनिवार्य समझते हैं। तर्क संगत उत्तर दीजिए, पूछ रहे हैं। दो समस्याएं, जातिवाद और राजनीतिक विचारधारा। अब इनका प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट कैसे करेंगे? तो शॉर्ट आउट करने का एक ही उपाय है कि जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करेंगे। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करेंगे। और तीसरा, बायस्ड होके काम न करके बायस्ड फ्री होके कार्य करेंगे। अब इसको लिखिए और मुस्कुराइए और मन ही मन सोचिए, हम तो इंतजार करेंगे फोन का कि चीफ सेक्रेटरी जो कहते हैं बेटा इसको दे दे, मैं दे दूंगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट प्लान का फायदा किससे मिल रहा है। मुझे अपनी नौकरी करनी है और अपने पद पर रहना है। मन में ये सोचिएगा, लेकिन बोलिएगा ये कि नहीं सर, मैं कहीं से समझौता नहीं करूंगा, न जातिवाद न राजनीतिक विचारधारा, सिर्फ मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करूंगा, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करूंगा और बायसनेस फ्री होके कार्य करूंगा। अब इस प्रश्न को सुनिए और मुस्कुराइए। देखिए, एथिक्स का पेपर ना इतना शानदार है ना कि
आप जैसे लोग ना जो रट के आते हैं ना, रटिए मत, चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करके समझिए। हम में से किसी के भी माँ बाप ने ये नहीं कहा कि तुम्हें बचपन से आईएएस बनना है तो आईएएस की तरह सोचो। जिस दिन आप आईएएस की तरह सोचने लगिएगा ना कि इलाहाबाद में कुंभ में माघ मेला के नहान में शंकराचार्य का ये प्रॉब्लम है या पेपर आउट रहता और मैं यूपी पीएससी का एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पोस्ट पर रहता तो मैं क्या करता। या फिर आज दिल्ली में एआई का इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये इशू आ गया तो मैं अगर वहां पर जनसंपर्क अधिकारी रहता तो मेरी प्रायोरिटी क्या होती, या फिर उस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉर्ट आउट करता। तो इस तरह की जो भी चीजें होती हैं ना, अगर आपने ठीक ढंग से नहीं सोचा तो लिखने में दिक्कत आएगी। इसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, लेकिन मूल बात है चीजों को डील कैसे करते हैं। ये तो ऐसे प्रश्न है जिसको उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा जानता है, लेकिन आप उसी चीज को, रियलिटी को हटा करके आंसर जो लिखना है तो पहले पैरा में ये करेंगे, दूसरे पैरा में ये करेंगे। आगे प्रश्न को देखिए 8वें नंबर के ऊपर। हाँ जी, सिविल सेवकों के बीच सेवा भावना के विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, अपने सुझाव दे। हाउ कैन द स्पीड ऑफ सर्विसेज बी प्रोमोटेड अमंग सिविल सर्वेंट, प्रोवाइड योर सजेशन। आपके सुझाव मांग रहा है कि सेवा का भावना कैसे आएगा। तो मिशन कर्म योगी है और भी कई तरह की चीजें हैं, तो सेवा भावना कैसे आएगी, कुछ सुझाव दीजिए। तो भाई आप प्रैक्टिकल एथिकल ट्रेनिंग देंगे, पुरस्कार गाजर और छड़ी की जो अवधारणा है, अवार्ड्स देंगे, ट्रांसपेरेंसी का पालन करेंगे, रीजनल एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और इमोशनल इंटेलिजेंस का भी यूज करेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को डील करने का कोई मतलब नहीं है। मजेदार प्रश्न तो ये था कि अगर आप उत्तर प्रदेश में नियुक्त हैं, जातिवादी राजनेता आ रहे हैं और आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे। मेरा बस चले ना तो आधे मैं केस स्टडी डाल दूं एथिक्स के पेपर में, उसी से तो पता लगे कि एक बच्चे के अंदर डिप्लोमेटिक नॉलेज है या नहीं। ये चीजें होती हैं। आगे देखिए, डिस्क्राइब द इफेक्टिवनेस, नहीं हो गया 7 8, ओहो 9वें नंबर प्रश्न को देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस की भूमिका सुशासन के स्थापना में कैसे सहायक हो सकती है। एक्सप्लेन हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन एड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। अब दो चीजें हैं, एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस और दूसरा गुड गवर्नेंस। सच्चाई यह है कि अगर आप इमोशनल हैं तो आप गवर्नेंस संभाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप इमोशनल रहेंगे तो आपके हृदय में दया आ जाएगी, करुणा आ जाएगी, आप सही गलत में अपनी सिंपैथी इम्पैथी ये सब करने लगेंगे, और गवर्नेंस में इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। मैंने एक एथिक्स के फेमस टीचर से ये बात पूछी कि क्या ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते कुछ और हैं, ऑब्जर्व कुछ और करते हैं और एग्जाम में हमसे कुछ और पूछा जाता है। तो वो मुस्कुराने लगे, सर क्या करिएगा, यूपीएससी पहले ही चरण में आपको डिप्लोमेट के रूप में ऐसे ट्रेंड करते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जिसको सबसे ज्यादा एथिक्स में नंबर आया वही सबसे 2 साल में करप्शन में डिसमिस हुआ, घूस लेते समय पकड़े गए। तो इस तरह की जो चीजें हैं उभर के सामने आती है। अब क्या करेंगे, है तो है। तो अब पूछ रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस गुड गवर्नेंस में कैसे हेल्पफुल होगा, तो आप कहिए हाँ होगा। आइए अब इस पर डिस्कस करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करेगा, तो भाई ये बताइए, जो एम्पैथी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करेगा, डिसीजन मेकिंग को अच्छा बनाएगा, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में हेल्प करेगा, पॉजिटिव वर्क कल्चर को क्रिएट करेगा। उसके बाद यही सब सारी चिकनी चुपड़ी बातें हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चैप्टर दिया गया है तो आप इसको पढ़िए और इसमें से 4 पॉइंट निकाल के बता लीजिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस गुड गवर्नेंस के एस्टैब्लिशमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि यह सिविल सर्वेंट को एक दूसरे की फीलिंग को समझने में और उसे इम्प्लीमेंट करने में, निर्णय लेने में, एक्टिव करने में हेल्पफुल होता है।
और भी कई तरह की चीजें होती हैं इससे जुड़ी हुई। इससे ज्यादा कुछ अन्य और जानने की जरूरत नहीं है। 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। लोक प्रशासन में राजनीतिक संस्कृति की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। राजनीतिक संस्कृति और लोक प्रशासन जो बहुत बड़ा इशू है, थोड़ा उसको देखिए, फिर आपको यहीं पर समझ में आएगी। पहली तो बात आपको जानना है कि राजनीतिक संस्कृति क्या होता है, ये जानिए पहले। यहां पर लिखा हुआ है लोक प्रशासन में पॉलिटिकल कल्चर का मतलब जो वैल्यूज हैं, जो फेथ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी के बिहेवियर को डिसाइड करती है। कुल मिला के लाल फीताशाही। यह कल्चर फिक्स करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन के प्रति कितना ट्रांसपेरेंसी, कितना रिस्पॉन्सिबल और कितना पार्टिसिपेटरी होता है। यही बातें यहां पर कहनी है। क्या, फिर से प्रश्न को पढ़िए। लोक प्रशासन में राजनीतिक संस्कृति की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। अब राजनीतिक संस्कृति क्या है? प्रशासन के बिहेव को डिसाइड करता है। पुलिस भी वही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है, बट यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा चेहरा बदल चुका है, सिर्फ राजनीतिक संस्कृति बदली है। तो मतलब समाजवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद आया है, तो लॉ एंड ऑर्डर में यूपी का क्या रोल है दिखाई दे रहा है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को बहुत हद तक प्रभावित करती है। विजन या लीडर अगर अच्छा होता है ना, तो वो ऊपर से नीचे तक आदेश दिया जाता है और वो इंप्लीमेंट होते देखा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को वो फिक्स करते हैं कि जितने भी वेलफेयर प्लान हैं वो सही तरीके से लागू हो। एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आती है कि भाई आप सारे कामों को अच्छे ढंग से करिए। फिर उसके बाद लोगों को पब्लिक पॉलिसी में इन्वॉल्व किया जाता है, या ये कहिए कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल कल्चर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को एक डायरेक्शन देता है और एक पीपल सेंट्रलाइज्ड और एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, जो पहले पैरा में 2 प्रश्न है, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यहां पे बोल रहा है पॉलिटिकल कल्चर। तो जब बात होती है पॉलिटिकल कल्चर की और फिर आता है प्रशासन के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो पॉलिटिकल कल्चर का एक तरीके से प्रभाव मिलता है, इंपैक्ट आता है, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक तरीके से विजन देता है, एक तरीके से डायरेक्शन देता है, एक तरीके से कंट्रोल करता है, एक तरीके से इंप्लीमेंट करने का आदेश देता है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर योगी आदित्यनाथ को रखिए और उनसे इंप्लीमेंट करिए। पॉलिटिकल कल्चर क्या मतलब क्या होता है? एक राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति का एक अपना क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है कि इसमें आइडियोलॉजी मेन होती है, इसमें सरकार का, गवर्नमेंट का एजेंडा फिक्स रहता है, इसमें गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी रहती है क्या करना है। मिट्टी में मिला दूंगा स्टेटमेंट सुनिएगा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, वो चीजें देखिए। तो वो पॉलिटिकल कल्चर का एक अपना एजेंडा होता है, प्राथमिकता होता है, आइडियोलॉजी होती है, ऊपर से आदेश आता है कि इस जाति और इस धर्म के विरुद्ध एफआईआर करना है या नहीं करना, थाने तक इंप्लीमेंट होता है। अब ये तो नहीं लिख सकते हैं ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसे ऐसे, मैं नहीं कर रहा हूं, एक्स डीजीपी विक्रम सिंह ने ये बात कही थी कि ऊपर से आदेश आया था। शानदार प्रश्न है, मुझे लग रहा है ना इसी तरह के प्रश्नों को लिखना चाहिए या देना चाहिए आयोग को। किताबी ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। जिस चीज से यूपी सरवाइव कर रहा है उस तरह के प्रश्न है। आधे तो केस स्टडी रहे और सीधे दे दे उत्तर प्रदेश के कार्य संस्कृति में, वर्किंग कल्चर में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का रोल बताइए और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ने कैसे इफेक्टेड किया है वो बताइए।
अब ऊपर से आदेश आया है जनता के प्रति कि आप क्या, कि आप यहां पर कॉपरेट करेंगे। दूसरा, सारे डेवलपमेंट प्लान सही तरीके से इंप्लीमेंट होंगे। तीसरा, सिटीजन्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथा, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति। पांचवा, जो भी है उसके उसके बाद कि उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म कर देंगे। और भी कई तरह की चीजें हैं, आप बस बुलडोजर बाबा को ध्यान में रखिए और वो जो कर रहे हैं उनके शब्दों को इसमें ढाल दीजिए। शानदार प्रश्न है। जब ये मैंने प्रश्न डाला तो सर ने कहा कि भाई ये कौन सा प्रश्न तूने डाल दिया भाई, ये क्या मतलब है, जरा मुझे समझाओ कि लोक प्रशासन में राजनीतिक संस्कृति की क्या भूमिका है। तो बिल्कुल है, सबका साथ सबका विकास। राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर का मतलब राजनीति की जो संस्कृति होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं, और जब पॉवर्ड से जोड़ना है तो आप बताइए क्या है, कैसे है। वेस्ट के देशों में तो लोगों से पूछा जाता है कि किस प्रकार की नीतियां बनाए भाई। वेस्ट के देशों में कोई भी प्लान बना करके यूजीसी जैसा ड्राफ्ट बना के लोगों के बीच में भेज दिया जाता है कि आप इसको सोच के बताइए, डिबेट करिए कि इसमें क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव हो सकता है, तब इंप्लीमेंट होता है। ये नहीं कि पिछली दरवाजे से लागू कर दिया। बहुत सारे फैक्टर। तो आइए आगे देखते हैं, भारत के लिए एथिकल गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। एग्जाम्पल दीजिए उदाहरणों के साथ। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल गवर्नेंस फॉर इंडिया विथ एग्जाम्पल। भारत के लिए एथिकल गवर्नेंस की क्या है भैया, तो एथिकल गवर्नेंस में ऑनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, सोशल जस्टिस है, इसके बेस पर एडमिनिस्ट्रेशन है, यह करप्शन को कंट्रोल करने, पब्लिक फेथ को बढ़ाने, इंक्लूसिव ग्रोथ के डेवलपमेंट को लाने के एक मेजर इंडिकेटर है। आरटीआई है, पीएम किसान जनधन योजना, और भी कई तरीके की चीजें हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, तो करप्शन पर भाई रोक लगती है, डेमोक्रेसी में फेथ लोगों का होता है, इक्वल जस्टिस और डेवलपमेंट होता है, और रूल ऑफ लॉ का शासन या कानून का शासन होता है। पिटा हुआ प्रश्न आईएएस में चूंकि आ चुका था कि भारत के लिए नैतिक गवर्नेंस की क्या है भाई, तो नैतिक गवर्नेंस सब कुछ अच्छा रहेगा तो ये होगा। कुछ उदाहरण है वो मैंने डाल दिए, पिटा हुआ प्रश्न है, कई बार आ चुका है। आगे आइए। अब थोड़े से बेहतर प्रश्नों के ऊपर आएगी। ये अभी तक प्रॉब्लम, हाँ, पब्लिक पॉलिसियों के क्रिएट करने के समय एक सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ वोट बैंक की इफेक्टिव रोल को प्ले करती है। डू यू एग्री? अगर हैं तो उचित उदाहरणों के साथ कमेंट करिए। कह रहे हैं कि कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनती है तो एक सिविल सर्वेंट के समक्ष कई बार पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ वोट बैंक का इफेक्टिवनेस मेजर रोल प्ले करता है। थोड़ा सा इसको समझिए। एक जो सिविल सर्वेंट होता है, हम और आप जैसे जो भी हैं, क्या है प्रश्न एक बार फिर पढ़िए। पॉलिसी मेकिंग में इस पॉलिसी मेकिंग में वोट बैंक इफेक्ट, इसी पॉलिसी मेकिंग में जाति धर्म, और इसी पॉलिसी मेकिंग में उसकी अपनी विचारधारा। एक उदाहरण दीजिए, ये देखिए आवास योजना। पहले इसका नाम था, अब इसका नाम हो गया, उत्तर प्रदेश में गया तो फिर सरकार बदली,
दिख रहा है? सिर्फ ये एक तरीके से कहिए हाउसिंग की स्कीम है। ये दिख गया, ये भी दिख गया और ये भी दिख गया। यही चीज पूछ रहा है। एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि पॉलिसी मेकिंग में क्या इफेक्ट होता है। तो आप बताइए। यस, होता है। इनफैक्ट भारत की जितनी भी विकासात्मक योजनाएं बनती हैं, इसमें ये तीन चीजें प्रभावी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी को कांग्रेस ने कब्जा रखा है, तो इसका नाम हो गया ये। अब उसको जानबूझ के ये कर दिया गया, मतलब पहले इसका नाम ये, अब जी राम जी कर दिया गया। उद्देश्य वही है। इस तरह जितनी भी योजनाएं हैं, सबके इंप्लीमेंटेशन में ये चीजें रोल प्ले होते जा रही हैं। लिखेंगे कैसे? स्मार्टनेस तो यही। आइए देखते हैं कैसे लिखना है। पब्लिक पॉलिसी के क्रिएशन में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एजेंडा फिक्स करती है। वोट बैंक प्रायोरिटी को एक फेस देता है। आइडियोलॉजी चाहे वो वामपंथी हो या राइट विंग हो, लिबरलिज्म हो, वेलफेयर स्टेट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और भी सारी चीजें होती हैं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इंपैक्ट लेंस के रूप में एक्टिव होता है, पहला। दूसरा, एजेंडा को सेटिंग करता है। तीसरा, पॉलिसी का अप्रोच डिसाइड करता है। कई बार वोट बैंक की भी भूमिका होती है कि कई बार इलेक्शन बेस्ड पॉलिसियां बनती हैं, फ्रीबीज का प्रभाव देखा जाता है, और कई ऐसे पॉलिसी में रीजनल बेस्ड एरिया को डिफाइन करके एक स्पेशलाइज्ड बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात की जाती है। और कंक्लूड करिए, इस प्रकार पॉलिसी न सिर्फ वेलफेयर के लिए बट सत्ता में बने रहने के लिए विचारधारा और वोट बैंक के प्रभाव में बनाई जाती है। तो सिविल्स, हाँ तो आपको बोलना है, और बोलने के बाद फिर आपको बताना है। क्या बताना है? पहला पारा बताएंगे यस प्रभावी है, और दूसरा जब एग्जाम्पल पूछा जाता है तो बताइए 1 2 3। एक तो फ्रीवीज है, दूसरा जो सबसे ज्यादा है कि इलेक्शन के रूप में बिहार में जैसे 10,000 रुपए का रिश्वत दिया गया, छत्तीसगढ़ में दिया गया, और भी इलेक्शन का बेनिफिट उठाने में रोल प्ले होता है। तीसरा, कोई एरिया बेस्ड, जैसे बिहार में मखाना क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र, और भी है, को टारगेट करके किया जाता है। और फिर जैसे ईडब्ल्यूएस कास्ट और रिलीजन के बेस पर है, और भी कई तरह की चीजें हैं, जैसे किसानों का लोन को, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें आप वही लिखेंगे जो देश में हो रहा है। तो मूल बात है चीजों को समझना और समझ करके चीजों को लिखना। जब एक बार आप ऐसे चीजों को पढ़ लेंगे ना कि पब्लिक पॉलिसी में वोट बैंक इफेक्ट, कास्ट एंड रिलीजन इम्पैक्ट और आइडियोलॉजी का पूरा असर होता है। और हमेशा याद रखिए, इंदिरा आवास योजना, पीएम आवास योजना, फिर लोहिया उत्तर प्रदेश में लोहिया, फिर काशीराम, मैंने एक उदाहरण दिया। उसी तरह मनरेगा क्या, कैसे, किस तरह आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भगवत गीता का पाठ कंपल्सरी करने की बात की जा रही है, तब से बवाल मचा हुआ है। क्या है? ओहो, क्या है?
धार्मिक विचारों को ग्रहण करने से क्या लोक सेवकों में नैतिकता का मार्गदर्शन मिल सकता है? टिप्पणी करिए। कैन अडॉप्टिंग रिलीजियस प्रिंसिपल्स गाइड एथिक्स एमंग पब्लिक सर्वेंट्स? कमेंट करिए। तो कौन से धार्मिक विचार? हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या सिख धर्म या ईसाई धर्म या कबीर पंथी? साधारण सा प्रश्न है। क्या धार्मिक विचार को अडॉप्ट करने से लोक सेवकों में एथिकल गाइडलाइन मिल सकता है? तो दो तीन चीजें पूछ रही हैं। क्या कि रिलीजियस आइडियोलॉजी और पब्लिक सर्वेंट के वर्क इफिशियंसी। जब मैं सोचता हूं ना तो मुझे बार बार अल्लामा इकबाल का कथन याद आता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो आप कहिए, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट भाई भाई, रसिया यूक्रेन भाई भाई, जापान चीन भाई भाई, भारत पाकिस्तान भाई भाई, और भी कई तरह की चीजें हैं। दुनिया में सारे विवादों का जड़ ही धर्म है। देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और दुनिया में प्रेम, शांति और सद्भाव का भी रास्ता दिखाता है धर्म। चुपचाप मुस्कुराइए, प्रश्न को लिखिए कि धर्म की जो भी विचारधारा है धर्म सिखाता है। एक आगे देखिए, कई सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। धर्म ही सिखाता है। और भी कई तरह की चीजें हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना वगैरह वगैरह। और लोक सेवकों की कार्य संस्कृति के ऊपर तो बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। 1 2 3 4 बस लिख डालिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालता है। अब आप सिख धर्म के अनुसार लंगर छको, दान पुण्य करो, हिंदू धर्म के अनुसार दया वगैरह दिखाओ, इस्लाम धर्म के अनुसार जक़ात का एक जो कॉन्सेप्ट है, या ईसाई धर्म के अनुसार भी पीसफुली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। चिकनी चुपड़ी बातें हैं, वही आपको इसमें लिखनी है। क्या लिखनी है देखिए, करुणा, सेवा, अंतरात्मा की आवाज, फिर उसके बाद हाई आइडियलिज्म। प्रॉब्लम क्या है कि धर्म से प्रभावित होकर कोई पब्लिक सर्वेंट एक धर्म के प्रति बायस्ड भी हो सकता है। फिर एथिकल वर्सेस रिलीजन का एक मामला है, और एक सेकुलरिज्म है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। तो फिर अगर हम रिलीजियस फेथ को अडॉप्ट करेंगे तो समस्या कैसे आएगी? कंक्लूड क्या करना है कि रिलीजियस आइडियोलॉजी में जो यूनिवर्सल एथिकल वैल्यूज हैं, ध्यान रखिएगा, रिलीजियस आइडियोलॉजी में जो भी यूनिवर्सल एथिकल वैल्यूज हैं उनको अडॉप्ट करने से पब्लिक सर्वेंट का या पब्लिक सर्वेंट के एथिकल वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। बट उनमें पर्सनल रिलीजन के प्रति जो भी एक कट्टरता वाली नेगेटिविटी है उससे बचना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट के लिए रिलीजन का अर्थ या रिलीजन की मीनिंग केवल यूनिवर्सल एथिक्स तक लिमिटेड होना चाहिए, न कि किसी भी रिलीजियस फेथ को अडॉप्ट करना। ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पब्लिक सर्वेंट, ये देखिए, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए रिलीजन का जो मतलब होना चाहिए वो है यूनिवर्सल एथिकल वैल्यू की चीजों को अडॉप्ट करना। और इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, न कि किसी धर्म के विचारों के प्रति बायस्ड होना। ये सब चिकनी चुपड़ी बातें हैं जो की जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि जितने ईसाई कंट्री हैं सबके लिए बाइबल पढ़ना कंपलसरी है। जितने भी इस्लामिक देश हैं सबके लिए कुरान पढ़ना
कंपलसरी है। सिर्फ हमारे ही यहाँ एक लफड़ा है कि हम किसी भी रिलीजियस लिटरेचर को नहीं पढ़ेंगे। अब अपना है, इसके पीछे कई सारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हैं। तो एक तरफ हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ एथिक्स के ही पेपर में पूछते हैं कि भगवत गीता या बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग या सिख धर्म के सिद्धांत या महात्मा गांधी के धर्म संबंधी दर्शन या कबीर के वाणी एथिक्स को इंप्लीमेंट करने में कैसे मेजर रोल प्ले कर सकते। खैर, एक और क्वेश्चन है, देखिए शानदार प्रश्न है। क्या है? नीति शास्त्र में कर्म फल का क्या तात्पर्य है? कर्म फल में नैतिकता का निर्धारण और इसके परिणामों की विवेचना करें। ओहो, सॉरी, ये फिर आ गया, 2 मिनट। हम्म हम्म दो मिनट रुक जाइए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। ये अब तक तो मुझे याद है ही। ये आ गया। कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हम्म। कर्मफल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एथिक्स में कर्मफल का मतलब है कि जो भी आप काम करते हैं उसका रिजल्ट। पहले पैरा में आप ये बताएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी वाली चीजें हैं वहां पे। फिर आप बताएंगे कर्मफल का क्या मतलब है। तो केसेस एंड इफेक्ट, कार्यकरण सिद्धांत। कर्मफल एक नेचुरल लॉ है, जो आप काम करेंगे वही आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीजें हैं, आप इसको जोड़ना है अकाउंटेबिलिटी से, कि एक पर्सन अपने फ्री विल के लिए जो भी कार्य हैं उसके लिए जिम्मेदार मानता है। और कर्मफल मतलब कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों मान जाते हैं। कर्मफल में नैतिकता का इंडिकेटर, मतलब नीति शास्त्र में नैतिकता या कैसे क्या है, तो वॉलेंट्री एक्शंस, इंटेंट और कॉन्सिक्वेंस, मतलब कर्म तभी नैतिक या अनैतिक माना जाता है जब वो ज्ञान और स्वतंत्र इच्छा के साथ किया गया हो। ये अप्लाइड क्वेश्चन है, आईएएस में आया हुआ था तो मैंने यूपी में डाल दिया। कॉमन सेंस का है, मतलब इंटेंशन क्या है वो भी बताता है, और उसके सोशल नॉर्म्स क्या हैं वो भी बताता है। कुछ उसके कर्मफल के परिणाम, कॉन्सिक्वेंस ऑफ कर्मा, तो पर्सनल रिजल्ट भी आते हैं, फिर उसके सोशल इम्पैक्ट भी आते हैं, और फिर उसके एथिकल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीजें भी आते हैं। पर्सनल रिजल्ट की बात करें तो कर्म व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं, मतलब जो एक्टिविटी है वो कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, और उसके आने वाले समय में इसी कैरेक्टर से पॉजिटिव और निगेटिव रोल आते हैं। सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो जो भी एक बेटर अच्छा काम करेंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा, और गलत काम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा। और फिर कर्मफल की जो अंडरस्टैंडिंग है सेल्फ रेगुलेशन का भी एक काम करती है, और उससे बेटर डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। कंक्लूड क्या करेंगे कि एथिक्स में कर्मफल एक डायरेक्शन देने का काम करता है, जिसमें
किसी भी पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है और वो अपने काम के प्रति ह्यूमन एक्टिविटी में बिना स्वार्थ के, बिना बायस्ड होकर के कॉमन गुड की ओर, सार्वजनिक हित की ओर मुड़ता है। तो देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है। सॉरी, क्वेश्चन चला गया। हम्म हम्म कॉमन सेंस का प्रश्न है कि हिंदू धर्म में कर्मफल का जो सिद्धांत है उसका एथिक्स में क्या है। इसको आप कॉमन सेंस से सोचिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पे। अगर आपने यही ना पूछा है, तो इस कर्मफल का क्या मतलब होता है और नैतिकता में इसका क्या योगदान है। ये कर्मफल ही है जो इंसान या कोई भी मैन पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। दूसरा, कोई भी गलत काम करने से रुकता है। तीसरा, वो हमेशा सोसाइटी या पब्लिक या सोशल के एरा को देखता है। चौथा, हमेशा एक पॉजिटिव रोल में चीजें आती हैं। अगर दुनिया में पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट खड़ा हो जाए, खत्म हो जाए, तो हर इंसान रावण बन जाएगा। एथिकल वैल्यूज में क्या है इनका, तो यही कर्म फल एक तरीके से डायरेक्शन देता है, प्रायोरिटी डिसाइड करता है। इस पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे। फिर एक तरीके से ये जितने भी इंडिकेटर हैं उनको बनाता है और एक तरीके से सोसाइटी के एरा को डिफाइन करता है। कॉमन सेंस का सवाल है। देखिए आईएएस वाले जो एथिक्स के प्रश्न होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि 90% प्रश्न कॉमन सेंस के होते हैं। धैर्य से चीजों को देखना, समझना और उसके ऊपर विचार करना, और जब ये तीन चीजें हो जाती हैं तो इसका उत्तर आपको स्वतः मिल जाएगा, बशर्ते आपको पता होना चाहिए उत्तर को कैसे लिखना है। अगर ये पता नहीं है तो दिक्कत आएगी। आगे देखिए 15वें नंबर में, सॉरी, चलिए लोक जीवन को प्रभावी करने वाले कारणों की चर्चा करें। इसमें नैतिकता की भूमिका किस रूप में होती है। आई थिंक दिख रहा होगा, देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे फेलियर हो रहा है। लोक जीवन को प्रभावी करने वाले कारणों की चर्चा करें। इसमें नैतिकता की भूमिका किस रूप में होती है। 15वें नंबर प्रश्न को देखिए। अब आ जाइए उत्तर में। पब्लिक लाइफ में जो भी कल्चर है और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है और रिलीजन जैसे कई सारी चीजें इफेक्ट करते हैं। आप कहीं भी रहें तो आपका परिवार, आपका समाज, समाज की स्थिति, समाज की आपसी जातीय संरचना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आपका अपना धार्मिक विश्वास, ये आपके अपने लाइफ को, पब्लिक लाइफ को क्रिएट करता है। क्लियर। पैरा चेंज करेंगे और इसमें एथिक्स एक गाइडलाइन और एक कंट्रोलर का काम करता है। मतलब फिर आपकी जो बुद्धि होती है वो चीजें डिसाइड करती हैं कि ये सही है, ये गलत है। अब पूछ रहे हैं कि पब्लिक
लाइफ को इफेक्ट करने वाले मेजर इंडिकेटर कौन है? तो वही चीजें हैं, कल्चर, ट्रेडिशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, रिलीजियस फैक्टर, ये बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। जैसे अभी मेरे एक रिलेटिव आयरलैंड गए और खूब तारीफ करने लगे, क्या ऑनेस्टी है लोगों के बीच में, कोई किसी का सामान नहीं छूता। मैं जहां रह रहा था तो वहां पर देखा मैंने, न्यूज़पेपर रखा है और एक डिब्बा रखा है, लोग डिब्बे में $10 रखते हैं, 5 यूरो का जो भी न्यूज़पेपर आता है और 5 यूरो का एक सिक्का लेकर के चले जाते हैं। जब ये सुनाए तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे दिल्ली के राजेंद्र नगर में अगर कोई अखबार वाला अखबार रखे और डिब्बा रखे और उसमें पैसा रखे तो वो डिब्बा भी गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं, या फिर हमारे संस्कृति में जो अगल बगल की चीजें हो रही हैं हम वही देख के बड़े होते हैं। हम रेलवे में जाते हैं तो टीटी से सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन वही मेट्रो में जब इन करते हैं तो एक बार भी हमारे दिमाग में नहीं आता, हम तुरंत अपना कार्ड लेके या टिकट लगा के इन करते, क्योंकि वहां पे करप्शन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ा और सिविलाइज्ड हुए तो कहीं भी हम कुछ भी खा के पहले फेंक देते थे, अब थोड़े हम सिविलाइज्ड हुए कि नहीं, हम देखते हैं डस्टबिन कहाँ है। ये चीजें कैसे आई? संस्कार से नहीं, एटमॉस्फेयर से, हमारी अगल बगल की होने वाली एक्टिविटी से। कुछ फैमिलीज आई यूएस से, मैंने देखा उनके बच्चे को कैसे खाना खाना है, कैसे दरवाजा नॉक करना है। एक तो आका, अंकल मॉस्किटो कट मी, प्लीज कंसल्ट फिजिशियन। तो जब उसने ये बात कही तो हम लोग हंसे कि मच्छर ने काट लिया है, क्योंकि उसने पढ़ा था कि कोई कीड़ा काट ले तो मॉस्किटो टाइप एक कीड़ा ही है, तो फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। और भारत में तो रोज कीड़ा काटते रहते हैं। अब उस बच्चे को नहीं पता था, क्योंकि वो यूएस में पैदा हुआ, यूएस में बड़ा हुआ, और इंडिया का कल्चर अलग है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, जैसे लाइन में लग के चलना, वहां एक कॉमन कल्चर, और हमारी पहली कोशिश रहती है धकिया के लाइन तोड़ के पहले आ जाए, सीट छेक लेना। अब तो थोड़ा सा आ गया है सभ्यता, महिलाओं को, बुजुर्गों को सीट दे देना। अन्य जगह पर नहीं है, वहां पर ये कल्चर में सिखाया जाता है। तो एक तो आपका धर्म भी, और सबसे बड़ा जो आपकी पब्लिक लाइफ है, आपका एटमॉस्फेयर है, यही चीजें पूछ रही हैं। क्या क्या करता है पब्लिक बिहेवियर में, सॉरी, एथिक्स का क्या रोल है? तो गाइड का काम करता है, वो सोशल यूनिटी और सिक्योरिटी का काम करता है, ट्रस्ट क्रिएट करता है, और डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है, करप्शन भी कंट्रोल करता है, और भी कई तरह की बातें। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, उनका उत्तर ऐसे ही दिया जाता है कि पब्लिक सर्वेंट को एक्टिव करने में जो भी है कारणों की चर्चा करें, एथिक्स की भूमिका क्या है इसमें। तो एथिक्स की भूमिका बहुत चीजें होती हैं। आज जितने पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको आभास हो रहा है कि हमारे एजेंडे का मूल उद्देश्य, हमारे देश के एजेंडे का मूल उद्देश्य हुआ करता था टेरर या टेररिज्म, या 1000 कट्स लगाएंगे भारत को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे चेंज आए हैं। तो अब उनको खुद लग रहा है कि, और वो लोग अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर रहे हैं, और ये कहिए पाकिस्तान का एक नया फेस हमारे सामने उभर करके आ रहा है। तो ऐसी कई सारी बातें उभर करके आ रही हैं। आगे देखिए, एक पब्लिक सर्वेंट की वर्किंग कल्चर को सोशल मीडिया कैसे इफेक्ट करता है, उचित उदाहरण दें। अब ध्यान रखिए, आप किसी भी इलाके में एसडीएम है तो वहां पर सोशल मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है? आपके ऊपर प्रेशर डालता है, आपको मैसेज देता है, आपको मोटिवेट करता है, आपके वर्किंग कल्चर को आइडेंटिफाई करता है, कमियां भी दिखाता है, फेक न्यूज भी देखता है, और एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा को भी बढ़ाता है। तो आप इससे इफेक्टेड होते हैं, थोड़े पॉजिटिव थोड़े नेगेटिव, इसी को तो लिख देना है। अब आप इस चीज को ध्यान देके रखिए कि आप किसी भी जिले के एसडीएम हैं, पुरुष हो या महिला, तो कौन कौन सी समस्या आ रही है। इसलिए देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम ने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बना रखा है, और वो हर जिले के प्रभावशाली लोगों से जुड़े रहते हैं, पत्रकारों से भी, लेखकों से भी, जितने प्रेशर ग्रुप हैं उनसे जुड़े रहते हैं, ताकि उनको न्यूज मिलते रहे और उस हिसाब से वो डिसीजन लेते रहें, पॉलिसियां बनाते रहें या एक्शन लेते रहें। मैंने देखा कि मेरे मित्र एक उत्तर प्रदेश में एसडीएम थे, तो बाढ़ आ गया, कुछ लोग मर गए वगैरह वगैरह,
तो एक डिस्ट्रिक्ट की लिमिट होती है कि इतने डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है, अगर इतना डेथ होता है तो सेंसिटिव पोजीशन नहीं है, तो डेथ होना चाहिए 20, डेथ हुई थी 24। तो उन्होंने सबसे पहले पत्रकारों को फोन किया और बोला कि अरे भाई 24 डेथ हुए हैं, अब तुम लोग 20 ही कहना। तो 10 पत्रकारों ने 20 बोल दिया, ठीक है, 4 को घटा दिया। तो ये कहा कि भाई डिस्ट्रिक्ट का लेवल इतना है, पॉपुलेशन इतना है, और बाढ़ में 20 लोगों की डेथ हुई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन है। मतलब कुल मिलाकर के सोशल मीडिया के माध्यम से मैटर को लीप पोत दिया गया। एक दूसरा उदाहरण सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ गया, कुछ हिंदू मुस्लिम एंगल हो गया, तुरंत सोशल मीडिया जनसंपर्क अधिकारी ने सासर इन्फ्लुएंसर को, न्यूज वाले को बुलाया और कहा कि इसको कम्युनल ना दे करके पुरानी रंजिश का नाम दे दो जिसको कम्युनल दिया जा रहा है। तो रियलिटी में सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन ऐसे ही होता है, लेकिन यहां पर आपसे पूछ रहा है ठीक उल्टा, क्या कि एक पब्लिक सर्वेंट की वर्किंग कल्चर में सोशल मीडिया कैसे इंपैक्ट डालता है, उदाहरण के साथ बताइए। सच्चाई यह है कि पब्लिक सर्वेंट सोशल मीडिया को अपने लिए बेहतर बनाने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए, वाहवाही करने के लिए, लिपापोती करने के लिए, एक बोलते हैं एडजस्टमेंट ब्यूरो के रूप में इनका यूटिलाइज होता है। एक जगह मैंने क्रिटिकली एनालाइज करके गवर्नेंस की मैगजीन में पढ़ा था कि सोशल मीडिया अब गवर्नमेंट का एडजस्टमेंट ब्यूरो हो रहा है। जैसे मोदी जी सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस की वो बखिया उधेड़ दिए हैं कि कांग्रेस का नाम लेना क्या क्या कैसे कैसे वो आपके सामने। पहले सोशल मीडिया नहीं होता था तो लोगों की बात न्यूज़पेपर से जानते थे, पढ़ते थे और उसी से अपनी व्यू बनाते थे। बट सोशल मीडिया एक न्यूज आती है और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के तहत उसको रिव्यू करता है। जैसे दिल्ली में एआई समिट हो रहा है, जितने कांग्रेसी छाप पत्रकार होंगे सब उसकी छीछालेदरी करेंगे, निगेटिविटी दिखाएंगे, और जितने भाजपाई वाले होंगे वो पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, गलगोटिया के घटना को लिपापोत के बराबर कर देंगे। तो ये है सोशल मीडिया और ये एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत तेजी से प्रभावित करता है। इनफैक्ट एक शब्द याद रखिएगा, सोशल मीडिया वर्क जस्ट लाइक एडजस्टमेंट ब्यूरो। एडजस्टमेंट ब्यूरो ये शब्द याद रखिएगा, एक टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट का कमेंट है। तो अब आइए इसके उत्तर को देखते हैं, क्या है कैसे है। तो भाई जो तुरंत प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाता है, लोगों के साथ इंगेजमेंट का एक माध्यम देता है, नेगेटिव इंपैक्ट मतलब और भी है, सेल्फ प्रमोशन के लिए, थोबड़ा चमकाने के लिए उपयोग होते हैं, साइबर अटैक का भी है और ध्यान भटकाने वाली जो चीजें हैं। लेकिन बस इंगेजमेंट वाला मैंने आपको बता दिया। और याद रखिएगा जो मेन शब्द आपको बताना, कंक्लूड करिएगा तो ये लिखिएगा, सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल इक्विपमेंट है जिसका यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन जब आप चीजों को लिखें ना तो एक शब्द याद रखिएगा कि सिविल सर्वेंट के लिए या लोक सेवकों के लिए सोशल मीडिया जो है शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, डैमेज कंट्रोल का काम करता है। दूसरा एडजस्टमेंट ब्यूरो का काम करता है। ठीक है, ये दोनों नाम डाल दीजिएगा, अपने आप में ये दोनों शब्द बहुत बड़े पावरफुल हैं। बाकी कम्युनिकेशन भी है, कोऑर्डिनेशन भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कितने पॉइंट चाहिए भाई? गुड गवर्नेंस का भी रोल प्ले करता है, कनेक्टिविटी कायम करता है, बहुत सारी चीजें हैं सोशल मीडिया। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिएगा ना और फिर एक एक लाइन लिख दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। मेन थिंग इज दैट
दो शब्द हमेशा याद रखिएगा कि सोशल मीडिया वर्क जस्ट लाइक ये डैमेज कंट्रोल में भी काम होता है और ये एडजस्टमेंट ब्यूरो। एडजस्टमेंट ब्यूरो में मैंने उदाहरण दिया बाढ़ का, और यहाँ पर डैमेज कंट्रोल में जो हमने राइट्स का दिया। कभी कभी तो दो लोगों के बीच के झगड़े को भी कम्युनल एंगल दे दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिकली समझेंगे तो आनंद आएगा। आगे प्रश्नों को देखिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सत्यनिष्ठा और विवेकशीलता के बीच संतुलन आवश्यक है। इज ए बैलेंस बिटवीन इंटीग्रिटी एंड प्रूडेंस नेसेसरी? डिस्कस करें या बताएं। क्या है इंपॉर्टेंस? तो एथिकल क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल है। दूसरा, ये वाली जो करुणा है कंपेरिजन का है उसके लिए जरूरी है। डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। ट्रांसपेरेंसी और फेथ में क्रिएशन करता है और ह्यूमन अप्रोच लेकर के आता है। एग्जाम्पल दे दीजिए। क्या है? एक सिविल सेवक सर्वेंट के रूप में ये कहता है कि अतिक्रमण हटाने के लिए घर तोड़ा जाना चाहिए। यहाँ विवेक का संतुलन अनिवार्य है, जो एक सुनिश्चित करे कि बेघर होने वाले परिवार के लिए पुनर्वास और उचित व्यवस्था की गई। ये मैंने अपने से डाला। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सत्यनिष्ठा विवेक संतुलन ही व्यक्ति को एक जिम्मेदार नैतिक मानवीय बनाता है, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ रटे रटाए शब्द हैं। इस तरह के प्रश्नों में मार्क्स मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है एकदम ये नॉर्मल मार्क्स देगा, बट एक पब्लिक सर्वेंट की वर्किंग स्टाइल या कल्चर में सोशल मीडिया क्या इंटरफेयर करता है, ये क्वेश्चन में यहां पर मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है। तो हमेशा उन देखिएगा एथिक्स के पेपर में एक प्रश्न नॉर्मल एकदम रहेगा, दूसरा एकदम हायर लेवल का रहेगा। याद रखिएगा एडजस्टमेंट ब्यूरो एंड डैमेज कंट्रोल। 18 नंबर का देखिए, लोक सेवकों की कार्यशीलता जाति धर्म की संरचना से भी प्रभावित होती है। क्या आप इस बात से सहमत है? तर्क संगत व्याख्या कीजिए। अभी तो मैंने बताया इस वाले प्रश्न को जानबूझ करके 2 बार दिया गया है। क्या कि लोक सेवकों की जो विचारधारा है वो जाति और धर्म से ही प्रभावित होती है। कैसे? कि सारी योजनाओं को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे लागू करना है और इसको कैसे दूर करेंगे, वही शॉर्ट में डाला। ये डाला क्यों डाला कि मिशन कर्मयोगी जब इंप्लीमेंट हुआ था तो अभी उसकी समीक्षा आई है और समीक्षा में कई सारे लेख आए हैं और उसी लेख में कहा गया है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी को सबसे ज्यादा इफेक्टेड करने वालों में यही सारी चीजें हैं। ब्यूरोक्रेसी में से ये चीजें हटा दी जाए या इनका प्रेशर हटा दिया जाए तो काफी हद तक इंडियन ब्यूरोक्रेसी अपनी इफिशियंसी को 4 गुना ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकती है। तो ये जो प्रश्न डाला गया है वो वही डाला गया है। सिविल सेवकों की वर्किंग शैली में क्या यहाँ पर क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आप उसको एक्सप्लेन करिए कि हाँ जाति धर्म की भूमिका बिल्कुल है। पदोन्नति स्थानांतरण में जाति धर्म निभाता है मेजर रोल प्ले। भेदभाव डेवलपमेंट स्कीम का एथिकल क्राइसिस दे जाता है। कई बार कल्चरल और सोशल नेटवर्क, समझ रहे हैं ना, सामाजिक जाति और धर्म का जो नेटवर्क होता है उसमें और भी कई तरह की चीजें हैं। तो कुछ उन अपेक्षित सुधारों की चर्चा करें जो सिविल सेवकों की कार्यशैली में सुधार ला सकती हैं। इन सुधारों में एथिक्स की क्या भूमिका है? डिस्कस द एक्सपेक्टेड रिफॉर्म दैट कैन इंप्रूव द वर्किंग स्टाइल ऑफ सिविल सर्वेंट। व्हाट रोल कैन एथिक्स प्ले इन दिस रिफॉर्म? क्या सुधार करने की जरूरत है? तो आप बताइए। ट्रांसपेरेंसी हो, सिटीजन बेस्ड हो और उसके लिए क्या क्या हो रहा है लिख दीजिए। अब सिविल सर्विसेज में क्या क्या करना चाहिए कि अपने कामकाज को आप इजी करिए, टेक्निक्स का उपयोग करिए। लेटरल एंट्री भी आप दे सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। एथिक्स की क्या भूमिका है? तो इंटीग्रिटी लेके आता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, ठीक है, फिर अकाउंटेबिलिटी को भी करता है, सेंसिटिवनेस को लेकर के आता है। कंक्लूड कर दीजिए। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो हायर एथिकल वैल्यूज के तहत इंप्लीमेंटेड हो। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ना
यहां पर देखिए फिर उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, बट यहां मिलेंगे। ये देखिए आप एक जगह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जामिनेशन हो रहा है, थोड़ा देखिए एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के बाद कुछ प्रश्न व्हाट्सएप पर मिल रहे हैं, प्रश्न ओरिजिनल पेपर से मिलते हैं, बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, खबर फैलती है, बच्चे धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, डिस्प्यूट्स बढ़ने लगता है, कंडीशन क्रिटिकल होने लगती है, आप वहां सिविल सर्वेंट के रूप में अपॉइंटेड हैं, मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? ये एकदम ये प्रैक्टिकल केस स्टडी जाला है और ये यूपी से जुड़ा हुआ है। क्या करेंगे आप? कभी आपने सोचा है? कैसे संवाद स्थापित करेंगे? कैसे बच्चों को भरोसा दिलाएंगे? कैसे बच्चों को कहेंगे हाँ बच्चा आप एग्जाम दीजिए? मैं रहता ना तो कह देता चल आग लगा दे आयोग में। सच्चाई है, मेरे अंदर का जो एक हिंसक क्रोधित नागरिक जो आयोग के फेलियरनेस से पीड़ित है, लेकिन मैं जब ब्यूरोक्रेट रहूंगा तो बातों को सुनूंगा, संवाद कायम करूंगा, अपने ऊपर के अधिकारियों को खबर करूंगा और भी कई तरह की चीजें। अगर ऊपर का अधिकारी ही पेपर आउट कराने में इन्वॉल्व है तब क्या करेंगे? अगले पेपर में केस स्टडी यही डाला है कि आपको सूचना मिलती है कि आपके ऊपर के अधिकारी ही पेपर आउट कराने में इन्वॉल्व हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? अगले में टेस्ट में डाला जो कि यूपी में देखा गया। उत्तर क्या लिखेंगे? थोड़ा सोचिएगा, क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैं जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को सूचित कर अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग करूंगा। परीक्षा के केंद्रों के आसपास यह धारा लागू की जाएगी ताकि भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सके और शांति भंग ना हो। एसडीएम के रूप में ऐसी स्थिति में मेरी भूमिका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के साथ साथ एक जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति फेथफुलनेस है वो मैं एक उसके बीच में बैलेंस बनाने की काम करूंगा। दूसरा, जो भी क्राइसिस कम्युनिकेशन है उसको मैं उस पर कंट्रोल करूंगा। पुष्टि होती है ये है वैसे, तो आगे जैसे अफवाहों को रोकने के लिए मैं उच्च अधिकारी और परीक्षा बोर्ड से संपर्क करूंगा। यदि पेपर लीक की पुष्टि होती है तो आधिकारिक घोषणा की जाएगी परीक्षा रद्द की जा रही है या आगे बढ़ाई जा रही है। सोशल मीडिया और लाउड स्पीकर के माध्यम से छात्रों को शांत किया जाएगा और इनको आप निश्चिंत रहें, आपके साथ कहीं भी भेदभाव और अन्याय नहीं होगा। मैं ओमकार नाथ एसडीएम भदोही या इलाहाबाद, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके साथ जो भी अन्याय हो रहा है मैं उसको रोकूंगा और आपकी परीक्षा आगे बढ़ाई जाएगी। आप निश्चिंत रहें, कृपया शांति बनाए रखें। यही। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर? आगे देखिए। फिर जो भी नारा करो, योगी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, कुछ विद्यार्थी ऐसे कर रहे हैं। फिर जो भी भीड़ या फिर मॉब का मैनेजमेंट है उससे करेंगे। उत्तेजित अभ्यर्थियों के साथ, हाँ आपकी बात सही है, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, हम आपकी बात करेंगे, प्लीज आप रुक जाइए। इस तरह के नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, आपकी सारी बातें ऊपर अथॉरिटी तक जा रही हैं। इनका वीडियो रिकॉर्ड करो। इस तरह की बातों करके मॉब को मैनेज करेंगे। कैसे? उत्तेजित अभ्यर्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण संवाद स्थापित करूंगा। उन्हें यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। यदि विरोध हिंसक होता है तो न्यूनतम बल प्रयोग कर सरकारी संपत्ति और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मैं कान में जाके कहूंगा ठीक है विरोध करिए, लेकिन अगर आप हिंसा करते हैं तो गवर्नमेंट तुरंत केस बना देगी और आपको जेल में डाल देगी, तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सोच लीजिए, एग्जाम को कैंसिल कराना है या अपने भविष्य को कैंसिल कराना है? मिस्टर XYZ, मैं आपसे बात कर रहा हूं। समझ में आ गया? कुछ ऐसे। तो ये इसकी फीलिंग ऐसी है। चौथा, मैं कहूंगा कि चलो प्रूफ दो। आप लोग अपना अपना प्रूफ है, चलिए आप लोग अपनी कंप्लेन लिखाइए। ये रहा व्हाट्सएप, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसका संरक्षण और उसकी जांच। आगे आइए। फिर उसके बाद से फ्यूचर की स्ट्रैटेजी और भी है। परीक्षार्थियों के लिए परिवहन जो भी है, भाई उनके घर वापसी का उनको चाय पिलवा देंगे, थोड़ा खाना खिला देंगे। कंक्लूजन, जीरो टॉलरेंस की नीति, कानून लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ध्यान रखिएगा, अब आज के बाद से कोई भी ऐसी घटना घटती है ना तो अपने आप को ब्यूरोक्रेट बन करके चीजों को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि अगर मैं यहां रहता तो इस चीज को कैसे हैंडल करता। कल मैं AI कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, गलगोटिया वाला डिबेट हुआ, हालांकि पता नहीं लगा, बाद में शाम को न्यूज से लगा। तो मैं रास्ते भर सोचता रहा कि अगर मैं वहां रहता और गलगोटिया वाला डिबेट हो जाता
तो उस चीज को कैसे हैंडल करता। फिर मैंने 4-5 पॉइंट निकाले। तो जब मैं इस प्रश्न को लिख रहा था ना, तो मेरे अंदर खुद एक एसडीएम था, और एसडीएम कैसे डैमेज कंट्रोल करता है वो चीजें लिख करके मैंने इसको शब्दों में पिरो दिया। ध्यान रखिएगा, यही डिप्लोमेसी है और यही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है जो आपको लेकर के आना है। किसी भी एथिक्स के लिए ना बड़ी 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 डैम फिलॉसफी वाले विद्वान या ये वो की जरूरत नहीं है। आपका कॉमन सेंस डेवलप है। एक कोई अच्छी किताब उठाइए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखते रहिए, और जो केस स्टडीज होता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए आप अपने अंदर डिप्लोमेट के रूप को लेके आए, जो मैंने अभी आपको बताया। कोई भी घटना घटती है, चाहे वो संभल की घटना हो, या प्रयागराज का मेला वाला घटना हो, या पेपर लीक की घटना हो, या बुलडोजर जस्टिस की घटना हो, या कोई भी इस तरह की चीजें हैं। तो ये चीजें हैं, बाकी सारी चीजें अगले पेपर में है। उम्मीद है एथिक्स के पेपर में भी थोड़ा बहुत आपने आज सीखा होगा। एक चीज तो पक्का आपको उम्मीद हो गया होगा कि रट करके ये पेपर में आप 70% मार्क्स नहीं ला सकते। आधे प्रश्न थ्योरेटिकल होंगे और आधे प्रश्न वो होंगे जिससे आपका एडमिनिस्ट्रेशन सर्वाइव कर रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही ज्यादा रहता है। जो कुछ भी हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया का हो, या जाति हो, या धर्म हो, या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, या नैरेटिव वॉर हो, या प्रेशर ग्रुप का रोल हो, वही सवाल आते हैं। कुछ तो थ्योरेटिकल है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, कैडर सिस्टम, ट्रेनिंग, बट आधे से ज्यादा सवाल आपके प्रैक्टिकल रहेंगे। तो जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको देखिए, उसके ऊपर सोचिए और प्रयास करिए कि उत्तर कैसे लिखेंगे। लास्ट जो हर बार मैं कहता हूं, एथिक्स का पेपर एक्सप्लेनेशन देखे होंगे। केस स्टडी को ऐसे क्लासरूम में हल करते हुए आपने नहीं देखा। मेरा एथिक्स सब्जेक्ट भी नहीं है, बट सब्जेक्ट होना कोई मायने नहीं रखता है। जब एक स्टूडेंट सारे प्रश्नों को लिख सकता है, तो एक टीचर के अंदर इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 6 पेपर पढ़ाने की क्षमता रखता है। क्योंकि जितना नॉलेज एक स्टूडेंट में होना चाहिए, उससे डबल या ट्रिपल नॉलेज टीचर के बीच में होना चाहिए, तभी वो टीचर पढ़ाने के एप्लीकेबल है। मेरे कई सारे मित्र कहते हैं यार एक विषय पढ़ाओ ना। क्यों एक विषय पढ़ाए? मेंस लिखना है बच्चे को, एक विषय से मेंस निकलेगा। टीचर को तो 6 पेपर, ऐसे, हिंदी, सब के ज्ञान होना चाहिए, तभी वो बेहतर तरीके से, जनरलाइज तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। किस एथिक्स में यहाँ पर कौन से फिलॉसफी की ज्ञान की जरूरत है, जरा बताइए। कांट का दर्शन यहाँ पे कौन सा? सारे प्रश्न कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाले आते हैं। यही मैं जोर देता हूं कि राइटिंग स्किल इज ए आर्ट, और इसको ट्रेंड को पकड़ना है। अगर आपका एसे अच्छा रहा, एथिक्स अच्छा रहा, जीएस 3 अच्छा रहा, जीएस 2 हो जाता है, तो आपकी रैंक लग जाएगी। बाकी मर्जी आपकी। थैंक यू।